ठीक है भाई। तो 10th क्लास का आप लोगों को रिकैप है, ये मैं सोच के चल रहा हूँ, अदरवाइज कुछ भी चीज़ ऐसी होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। तो 6 रे डायग्राम कॉनकेव मिरर के और 2 रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के, ये आपको होमवर्क में बना के लेके आने हैं। अब देखिए इधर, सबसे पहले कुछ पढ़ाया था इससे पहले, मैंने कुछ बताया? अभी तो कुछ नहीं बताया ना, इंट्रो दिया था बस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले देखो, रे ऑप्टिक्स में बेसिकली है क्या, ऑप्टिक। ये जो वर्ड है ना आपका, देखो इधर, ये जो वर्ड है ऑप्टिक, ऑप्टिक का मीन्स होता है लाइट। ऑप्टिक मीन्स लाइट। और ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, एंड लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इसका जो वेव नेचर है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम ही वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो ये चैप्टर है, इसमें हम लाइट को रे की तरह मान के चलेंगे। वी विल कंसीडर लाइट एज ए रे। रे पता है आपको क्या होती है, ठीक है, जिसमें लाइक दिस। और लाइट को हम डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी ईएम वेव को, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रे ऑप्टिक्स आपका, इसको रे ऑप्टिक्स बोलो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलो, बात एक ही है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री ज़्यादा यूज होती है। ये चैप्टर दिखने में आपको बड़ा आसान लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डरना जरूरी है, तो डर के पढ़िएगा चैप्टर को, समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हमें 2 मेजर फिनोमेना पढ़ने हैं, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है, बोलो, यस, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो हमें पढ़ना है वो हमें कर्व्ड सरफेस से पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर से केवल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, प्लेन मिरर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताइए आप मुझे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? वेरी गुड, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस, इट मे बी स्मूथ, इट मे बी रफ। अगर पॉलिश नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये रफ सरफेस है, क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन दोनों तरीके से होगा, अगर सरफेस स्मूथ है तो भी रिफ्लेक्शन होगा, रफ सरफेस है तो भी रिफ्लेक्शन होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्मूथ सरफेस से होगा उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, याद आया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रफ सरफेस से हो रहा है क्या बोलेंगे, हैं, इरेगुलर, या भूल गए 10th क्लास का, डिफ्यूज्ड, याद आया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस, ठीक है, और इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रफ सरफेस, रफ सरफेस। अब दोनों को थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता दूंगा हल्का सा, उससे पहले मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देता हूं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब आप आ चुके हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा, जो भी लिखता जाऊं लिखते जाना, ठीक है, एक चीज लिख लेना नोटबुक में। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास में डेफिनेशन नहीं आएगी रिफ्लेक्शन की, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें 2 तरह का रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रेगुलर और इरेगुलर। उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दूं मैं आपको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो बेसिक चीज आपको पता है। जैसे मान लो स्मूथ सरफेस है, मान लो प्लेन मिरर है, ये इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल आप हमेशा डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्लियर, ये नॉर्मल है आपका। इस पे जो लाइट रे फॉल कर रही है, लेट्स से दिस इज, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। इसमें एंगल 1 और एंगल 2, लावण्या कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? एंगल 1 कौन सा है नेहल? जितने भी रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जितने भी एंगल्स होंगे पूरे एंटायर रे ऑप्टिक्स में, हम सारे एंगल्स किसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लो क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले लो बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, याद है। इस चीज का प्रूफ हम अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स से प्रूव करेंगे हम इसको, ठीक है। दूसरा दूसरा लो क्या बोलता है, दूसरा लो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। यस, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, देखो जैसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आकर्षित इधर देखो, इस बोर्ड में तीनों लाइट रे होंगी, ऐसे नहीं कि प्लेन से आउट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी प्लेन से आउट हो जाएगी इस वाले, तो तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। हम इसको वेक्टर से कुछ समझा सकते हैं कि सेम प्लेन में लाई करेंगे। देखो अगर मैं ये जो इंसिडेंट रे है इसको मैं अगर आई कैप ले लूं, इसकी डायरेक्शन किधर है, आई कैप यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन में ले लूं आर कैप, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल में ऐसे ले लेता हूं, लेट्स से इट इज एन कैप। तीन वेक्टर हैं, तीनों सेम प्लेन में हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आई वेक्टर क्रॉस एन, आई कैप क्रॉस एन कैप, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, राइट हैंड थंब रूल से बताओ। आई क्रॉस एन किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, बात समझ में आई। अगर मैं आपसे बोलूं आर क्रॉस एन, आर कैप क्रॉस एन कैप, ये किधर आ रही डायरेक्शन, ये भी बाहर आ रही है कि नहीं, बाहर आ रही है। अगर इन दो रे का या रे आउट ऑफ द प्लेन होती तो उसका प्लेन वो वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन अलग अलग होती, तो मैं बोल सकता हूं आई क्रॉस एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एन। बोलो यस और नो। ये चीज हमें ये बताता है कि तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं आई क्रॉस एन डॉट, आई क्रॉस एन डॉट आर, बताओ कौन बताएगा क्या होगा, सोच के बताओ। आई क्रॉस एन डॉट आर क्या होगा, देखो आई क्रॉस एन ये एक वेक्टर आएगा कि नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट है। आई क्रॉस एन की डायरेक्शन किधर होगी, ये मान लो आई क्रॉस एन आ गया फॉर एग्जांपल, का डॉट प्रोडक्ट आर कैसा, आर और इसका क्रॉस के बीच में एंगल कितना है, ये 90। किसी भी दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट जीरो, वेरी गुड, इट विल बी जीरो। तो इसका मतलब ये हमें क्या चीज बताता है कि तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, ठीक है। लिख लो जल्दी से इसको, समझ में आ गया नेहल। देखो अगर क्लास को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है तो क्लास में आने से पहले कौन सी क्लास होगी ये पूछ के आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ के आओ तो और ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। आर क्रॉस एन, आर किधर है, एन ऊपर है, तो आर क्रॉस एन बाहर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। पढ़ लिया, ओ ये लिख लिया सारा, डन। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसी में देख लो, ये प्लेन मिरर है, कौन सा रिफ्लेक्शन होगा इससे, रेगुलर, रेगुलर होगा तो जो आने वाली इंसिडेंट रेज है देखो जरा पैरेलल आ रही है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही जाएंगी, है ना, साफ साफ पता चल रहा है, तमीज से आई रिफ्लेक्ट होके तमीज से वापस। लेकिन अगर है उबड़ खाबड़ सरफेस लाइक दिस तो बेचारी आएंगी तो तमीज से, लेकिन
जाएंगी बदतमीजी के साथ, ठीक है। कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई कैसे जा रही है, ठीक है, मान लो कुछ भी ऐसे कैसे भी। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे? बिल्कुल होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालोगे वो नॉर्मल चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेस पे हो या रेगुलर सरफेस पे हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वैलिड इन बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। लिख लीजिए, स्टोर इसको नोट करके लिखिए। बोलूं या लिख लिया खुद ही? लिख लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वैलिड इन रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डायग्राम बना लिया? बना लेना चाहो तो, ठीक है। बाकी तो ये सब अभी तक हमने पढ़ा था 10th क्लास का। बस एक ये नई चीज मैंने बताई है आपको वेक्टर फॉर्म में, बाकी सब आपने 10th क्लास से पढ़ रखा होगा। हटा दो इसको। मैं सोचा ठंडा क्यों नहीं हो रहा, अब होएगा ठंडा। बाहर जा रही थी सारी। चलिए अब आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, या पहले सिंपल हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, पहले तो ये जानते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई ये ग्लास का, होलो ग्लास का ये है, शीशे का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है। मैंने इस पे बाहर वाले हिस्से पे सिल्वर पॉलिश कर दी, तो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। मुझसे कह रहे हैं? अच्छा बताइए, ठीक है। अब देखो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर ये होगा, है ना। अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा दूं यहां से, क्या बन गया ये? मिरर। हाँ मिरर बन गया, क्योंकि एक स्फीयर का ही पार्ट था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब जो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं, यस दिस इज कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर था इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पे जो लाइन है, लाइन और मिरर को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिरर को मीट करे, कट करे, पोल। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर हम स्फीयर का अंदर वाला हिस्सा पॉलिश करते तो बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। पढ़ा होगा ना बचपन में कि अंदर वाली केव माने गुफा, अंदर वाला हिस्सा ये वो सब यही है, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम इस पे पैरेलली लाइट रेज इंसिडेंट कराएं तो जो लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट होंगी इस पे, वो कहाँ मीट करती हैं? कहाँ मीट करती हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? फोकस की डेफिनेशन ही ये है कि जो भी पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस से पोल का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, सेंटर कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनमें रिलेशन वी विल प्रूव इट, रिलेशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये हम प्रूव भी करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेज है इंसिडेंट रेज, ये पैराक्सियल है। पैराक्सियल मतलब ना, पैराक्सियल का मतलब होता है नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। भले ही पैरेलल हो ना भी पैरेलल हो तो भी है, अगर इंसिडेंट ऐसे करेंगी तो भी है फोकल प्लेन में ही मीट करेंगी। पैराक्सियल का मतलब होगा पैरेलल टू सॉरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो नियर नहीं होंगी उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। जो नियर नहीं होंगी उनको बोलते हैं हम मार्जिनल रेज। जो ये मार्जिनल रेज है इनका फोकस डिफरेंट होगा। बात समझ में आई? जो मार्जिनल रेज होती है उनका फोकस अलग होता है, पैराक्सियल का रेज का फोकस अलग। तो हमें कौन सी पढ़नी है?
हमें पढ़नी है पैराएक्सियल रेज, हमें मार्जिनल रेज स्टडी नहीं करनी है। पूरे एंटायर चैप्टर में चाहे वो रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, हमें जितने भी हमारे सारे फॉर्मूले हैं दे आर वैलिड ओनली फॉर पैराएक्सियल रेज। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दे आर पैराएक्सियल रेज, यही हमें पढ़ना है। ये जो मार्जिनल रेज होती हैं इनको हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये बस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास वाली इंसिडेंट रेज होंगी। मार्जिनल रेज अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, वो डिपेंड करता है फोकस लेंथ कितने, बस फोकल लेंथ। अब जैसे मान लो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, अपर्चर आपने बहुत बड़ा बना दिया 2 मीटर का, तो नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कंपेरेबल ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका पैराएक्सियल रेज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल डालता हूं, वो नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। अभी बताऊंगा मैं आपको कि मार्जिनल रेज कितनी दूर वाली को लेंगे हम। ठीक है, क्या अंश देखो, ये है, दिस इज पोल, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर कर्वेचर है। जो लाइट रेज आ रही हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे आई कहां से पास करेगी? फोकस से, बोलो। और जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल हमेशा, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल हमेशा कहां से पास करेगा? सेंटर कर्वेचर से, है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है देखना, ये वाला है कि नहीं। अब देखो क्या, अगर ये रेज ऊपर होती चली जाएंगी तो एंगल बड़ा होता चला जाएगा, है ना। हमें स्मॉल एंगल्स को कंसीडर करना है, और एंगल स्मॉल आप जानते हैं, एट स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा 30 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको हम स्मॉल एंगल मानते हैं। तो वो रेज जब तक ये एंगल 30 से कम है तब तक वो पैराक्सियल है, उससे अगर एंगल बड़ा हो गया ये तो वो मार्जिनल में आ जाएगी। तो मार्जिनल रेज का फोकस अलग होता है, पैराक्सियल का रेज का फोकस एक होता है अलग, तो इसलिए हम पैराक्सियल रेज विल बी कंसीडर्ड। ठीक, अब देखो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, वी विल प्रूव रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखना जरा इधर देखो, ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा? आई और आर इक्वल होते हैं, तो इसको भी आई लिख दूं, बोलो यस और नो। अब अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा? है जेड बन रहा है ना, आई ही होगा। ये टोटल एंगल कितना हो गया? 2i। तो ये एंगल कितना हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं। इस पॉइंट को मैंने ले लिया m, और इस m से मैंने एक नॉर्मल डाला यहाँ पे n पे। देखो पैराक्सियल रेज अगर है तो ये जो डिस्टेंस है n पे, दिस इज नेग्लिजिबल, है ना। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, 2i हो गया टोटल, ये टोटल 2i हो गया, ये देखो है ना, ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करते हैं, तो समझ जाना है पैरेलल है। ठीक, अब आप मुझे बताओ, बताइए 10i की वैल्यू बताओ, 10i की वैल्यू, 10i इस वाले ट्रायंगल में 10i इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो। अच्छा जहां पे n है वहां पे p लिख दूं मैं, क्योंकि np इज नेग्लिजिबल, तो जहां पे n है वहां पे p लिख दूं मैं, कोई दिक्कत? सॉरी ये तो m, इसको नहीं रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या mp लिख दो। ठीक है, ये चलो बाद में करेंगे इसको एक काम करो, 10i इज इक्वल टू mn अपॉन cn। इसी तरह से मुझे बताओ जरा 10 2i की वैल्यू क्या होगी?
इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में tan 2i की वैल्यू निहाल बताओ mn अपॉन यस fn है ना, ये होगी। अच्छा हम जानते हैं एंगल स्मॉल है तो tan i, अगर थीटा स्मॉल है तो tan i इज इक्वल टू आई होगा कि नहीं, तो दोनों एंगल स्मॉल हैं तो i इज इक्वल टू एम एन अपॉन सी पी लिख दो अब, और ये 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू एम एन अपॉन एफ पी। बोलो कोई दिक्कत, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 इज इक्वल टू एफ पी अपॉन सी पी। एफ पी क्या है फोकल लेंथ, सी पी क्या है आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2f इज इक्वल टू आर। हो गया प्रूव। याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का डबल होती है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, आएगा नहीं पूछा नहीं जाएगा, बस रिजल्ट याद रखिएगा। कैसा आया मैंने बता दिया। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगा, उसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, वहां से जरूर आता है क्वेश्चन। डन, लिख लो जल्दी से। लिख लिया बेटा, देखो अब लिखो हेडिंग। हेडिंग क्या, सब हेडिंग है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है? एंगल स्मॉल है ना, स्मॉल एंगल पे टेन थीटा साइन थीटा थीटा के बराबर होते हैं। साइन कन्वेंशन, इसमें मैं 3 पॉइंट लिखाऊंगा, इनको पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। याद है किसी को साइन कन्वेंशन या 10th में है ना, लेफ्ट के नेगेटिव राइट के पॉजिटिव, ये ठीक है चलो, लेकिन पहले वाली स्टेटमेंट गलत है कि इधर के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव, नहीं है, एक्सेप्शन होती नहीं है इसमें, साइन कन्वेंशन है जो है वो है, कन्वेंशन में कोई एक्सेप्शन नहीं होती है ना। ये बचपन से पढ़ता है, यू माइनस लेना है, वी निकालना है, ओरिजिन बीच में लेके इधर के भी नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। जो मैं समझा दूंगा, आप एक काम करिए लिखिए, मैं 3 पॉइंट लिखाऊंगा, कोई भी रे ऑप्टिक्स का डेरिवेशन करेंगे ये साइन कन्वेंशन लिखने होते हैं उसमें, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, the direction of incident rays is taken as positive, is taken as positive. Second point, all the distances are measured from pole, are measured from pole. Third point, distances above the principal axis are positive, distances above the principal axis are positive and below the principal axis are negative. पहली लाइन क्या बोली है मैंने, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज, अब ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर में मैंने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, इससे इंसिडेंट रेज इधर जाएंगी, ऐसे जाएंगी, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट मैंने बोला है
पोल को हम ओरिजिन लेते हैं, पोल को हम ओरिजिन ले लेंगे, तो ओरिजिन से इधर के डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और इधर के डिस्टेंस नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इस मिरर को ऐसे लिख दूं, बना दूं, रख दूं, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, अब इंसिडेंट रेज इधर जा रही है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो पोल से इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और इधर के, तो जो डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव थी इसमें अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो डिपेंड करता है कैसे रखा है, समझ में आई बात। अगर मैं इस मिरर को ऐसे रख दूं, सपोज करो लाइक दिस, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां से इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी, तो ये डिस्टेंस नीचे पोल से नीचे वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और ऊपर वाले, ध्यान रखना है आपको इंसिडेंट रेज किधर जा रही है, समझ में आ गया। इसी साथ में जी के पॉजिटिव जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, नीचे के नेगेटिव। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है तो बड़े ऑब्वियस है, पहला समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से, फोकल लेंथ को f से, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताओ, ये कॉनकेव मिरर है ना, और आप इसको ले लो, ये कॉन्वेक्स मिरर है। जब यहां लाइट रेज आएंगी तो ये मीट करेंगी, मान लो ये लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, मीट कर रही है फोकस पे, क्या फोकस पे रियलिटी में मीट कर रही है, रिफ्लेक्ट हुई, मीट कर गई, रियलिटी में मीट कर रही है, तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर का फोकस रियल हो गया वर्चुअल, भाई रिफ्लेक्ट होके रियलिटी में मीट कर रही है कि नहीं, तो फोकस शुड बी रियल, तो कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, बात समझ में आई। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होगा। अब इसमें बताओ जरा देख के, ये लाइट रेज आई, लाइट रेज आके रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो गई, क्या ये रियलिटी में मीट करेंगे इधर जाके, दे सपोज टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड फोकस, क्या फोकस में रियलिटी में मीट कर रही है, तो इसका मतलब ये फोकस कैसा हुआ, याद रहेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, चारों में डिफरेंस पता है कि नहीं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ते ही नहीं 10th क्लास में चीजें, तो मैं बताता हूँ एक बार थोड़ा सा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है और रियल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। इसी तरह से इमेज में, हाँ बताओ, है वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये तो प्रॉपर्टी है। वर्चुअल कैसे पता चलेगा, वो इमेज के बारे में हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, वो वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यस। देखो इधर देखो, 4 चीजें हैं, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, है ना, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, यही है ना। सबसे पहले देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये रियल है तो इससे जो निकलने वाली इंसिडेंट रेज होंगी वो कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होंगी कि नहीं, बोलो। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट भी है अगर, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो उससे आने वाली रेज कैसी होंगी, डाइवर्जिंग। इमेज रियल कब बनती है, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज रियलिटी में मीट करें, बोलो, है ना। तो रियल इमेज क्या होगी, व्हेन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर, इमेज विल बी रियल, ठीक है। फिर से सुन लो, इफ इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग इन नेचर मीन्स ऑब्जेक्ट इज रियल, इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर मीन्स इमेज इज रियल, समझ में आ गया। इसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज तो आप भली भांति जानते हो, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ये तो रियलिटी में मीट कर रही है, अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, तो हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इमेज बनाते हैं, याद आया, क्या रियलिटी में मीट कर रही है, ये दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम
पॉइंट लाइक दिस, कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का केस देखिए, जो उसमें रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग थी, हम उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते थे मिरर के, है ना, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है तो पीछे एक्सटेंड करते थे कि नहीं, तो ऐसे केस में जो इमेज है कैसी है, ये वर्चुअल। इसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट में क्या बताया था मैंने, रेज आर इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, ऑब्जेक्ट इज रियल। इफ इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट like converging in nature, if incident rays are, this is virtual object, if incident rays are coming from an object are converging in nature means object is real। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ मिलेगा, ये मिलता नहीं है, ये जब मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट जो इमेज बनती है, इंटरमीडिएट वर्चुअल इमेज विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर अनदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसमें बनता है ये बीच बीच में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया फंडा, बना लिया, लिख लिया। नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज तो रियल बन सकती है, क्या दिक्कत है। तो इंसिडेंट रेज कहां सा नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आने वाली रेज कन्वर्जिंग हो, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज डाइवर्जिंग होगी। ठीक है, हटा दूं, चलो अब आप एक काम करो, साइन कन्वेंशन मैंने बता दिए, बेसिक चीज मैंने बता दी, अब हम सीधा आते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, मतलब बोले तो अब हम मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मतलब नहीं भी कभी, मतलब चांसेस है आने के, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। मिरर फॉर्मूला बहुत ज्यादा डेरिवेशन है इसमें, मतलब इतने भी नहीं जितने मैंने बोल दिए, डेरिवेशन है इस चैप्टर में काफी। देखो मैं बताऊं आपको, ये जो रे ऑप्टिक्स है ना, ये दिखने में आपको आसान लगेगा और सबसे बड़ा बोरिंग पार्ट होता है इसका डेरिवेशन। मैं भी जब पढ़ता था मुझे भी बड़े बोर लगते थे इसके डेरिवेशन, आपको भी बोर लगेंगे नो डाउट, ठीक है, लेकिन करने तो पड़ेंगे, बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, आज मैंने पढ़ा है, आज मैं पढ़ाऊंगा मेरा फॉर्मूला, घर पे जाके 2-3 बार लिख के देख लेना, कंठस्थ हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे इसमें हम। तो हम एक काम करते हैं, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए लेट अस कंसीडर ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये पोल है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। एक काम करते हैं हम, ऑब्जेक्ट यहां रख लूं मैं, दिस इज ए बी। एक काम करो, रुको, सिंपलिसिटी के लिए यहां एक रख लो, ए बी। कहां रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मैंने बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहां बननी चाहिए, बिटवीन एफ एंड पी, है ना, फोकस और सॉरी नॉट एफ एंड पी, फोकस एंड सेंटर कर्वेचर। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से लाइट रे लो जो पैरेलल, इसके लिए यूज कर लेना अभी आप लोग, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, कहां से पास करेगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से। एरो बनाने मत भूलना, ठीक है। अच्छा एक रे ले लो आप इससे, इसको मैं आगे तक एक्सटेंड करा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब सेंटर कर्वेचर से पास करेगी, नॉर्मली फॉल करेगी, नॉर्मली फॉल करेगी तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। ये दोनों कहां मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे, तो हाँ सी और एफ के बीच में, तो ये इसकी इमेज बनेगी, लेट्स से दिस इज ए डैश बी डैश। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया एम, यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाला एन। रे डायग्राम क्लियर, रे डायग्राम समझ में आया, ठीक है। बना लो जल्दी से रे डायग्राम, इसके लिए यूज कर लेना, अच्छे से बनाना है रे डायग्राम। रे ऑप्टिक्स में जितने भी डेरिवेशन होंगे उन सब में रे डायग्राम की वेटेज 1/3 मार्क्स से मान के चलेगा। 3 नंबर में डेरिवेशन आता है तो 1 नंबर का डायग्राम है अकेला, ठीक है।
ठीक है। अब मुझे अगेन एजम्पशन क्या है हमारी, बोलो। पहला पैराक्सियल रेज, अगर पैराक्सियल रेज हैं तो एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आर स्मॉल। ठीक है, पैराक्सियल रेज है, ये है, बस इतना ही है। साइन कन्वेंशन, वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको लिखाए हैं, डेरिवेशन करेंगे तो लिख देंगे वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको लिखाए हैं। अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। ठीक है, इस पे पॉलिश भी करनी है और एरो भी दिखाने हैं। ठीक है, हाँ, बना लिया डायग्राम। डायग्राम तो सही बना लोगे, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सबके सही ही होंगे मेरे हिसाब से। हाँ। अब इधर देखो, जल्दी से देखो बेटा, इसमें अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं, कौन सा ट्रायंगल है ये, ए सी बी, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। क्यों सिमिलर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक एंगल ये इक्वल और ये 90, ये भी 90, तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डबल ए दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और एक इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल है बेटा, नहीं, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर। अगेन वर्टिकल अपोजिट एंगल और 90 90, तो ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाने से हम प्रूव कर देंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, करूं इसका डेरिवेशन, मैं साथ साथ करते चलो, इसको बना लो अच्छे से, ऐसे शेड कर सकते हो आप। हाँ, लिखनी थी, लिखी नहीं, लिखो पैराक्सियल रेज और दूसरा है स्मॉल एंगल्स, बस पैराक्सियल रेज लिख लो, एंगल का तो यूज भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। सही लिखा है क्या, बाई डबल ए, यही होता है ना साइन सिमिलर का। हाँ, अब देखो, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड के रेशो, सिमिलर ट्राइंगल में साइड के रेशो सेम होते हैं। बताओ जरा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, हाँ, हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन, देखना सही लिखा है क्या, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑल्सो ट्राइंगल ए डैश, या ऊपर वाला रो पहले, ट्राइंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ, वही बाई डबल ए। साइड का रेशो क्या होगा, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देखना, एम एन अपॉन ए डैश बी इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ, एफ एन अपॉन, इधर देखो, ये जो एम एन है, इधर देखो एम एन और ए बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि मैंने पैरेलल ली थी, ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो एम एन इज इक्वल टू ए बी, तो एम एन की जगह क्या लिख दूं मैं, ए बी अपॉन में इज इक्वल टू एफ एन अपॉन में ए डैश एफ। देखना जरा, दिस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस क्या है, सेम, तो आरएचएस इक्वेट कर दूं, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। अगेन एन की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, एन की जगह क्या लिख दूं, पी, क्योंकि वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे पी यहाँ पे है केवल, तो मैं इसको पी लिख दूं, कोई दिक्कत, लिख दिया मैंने आपको एक साइन कन्वेंशन बताई थी, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल,
ये जो AC है, देखना इधर देखो बेटा एक बार, इस AC को मैं लिख सकता हूं AP माइनस CP। AP में से CP माइनस करेंगे तो AC बचेगा कि नहीं? AC को क्या लिख सकता हूं? AP माइनस CP अपॉन, अब A डैश C को बताओ क्या लिखूं? इसको बताओ क्या लिखूं? P से CP माइनस A डैश P, क्लियर? इज इक्वल टू FP तो P के रेस्पेक्ट में ही, अपॉन में A डैश F को क्या लिखूंगा? A डैश F को क्या लिखूंगा? A डैश P माइनस, बोलो समझ में आया क्या? ज़्यादा समझ में आ गया? बस एक मिनट और देख लो फिर लिख लेना। इधर देखो, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से u होता है, ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस पोल से v होती है और फोकल लेंथ f होती है। कोई दिक्कत? यहाँ पे मुझे साइन कन्वेंशन के साथ बताइए, व्हाट इज AP? क्या है? u प्लस u या माइनस u? रेज इधर जा रही है ना, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, तो AP क्या हुआ? यस, AP इज माइनस u। अब बताओ मुझे व्हाट इज CP? हाँ CP, बेटा C से लेके P तक, नहीं CP है क्या? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये डिस्टेंस 2f प्लस या माइनस। बेटा देखो, पोल के इधर के डिस्टेंस आपके पॉजिटिव होंगे और इधर के, क्योंकि रेज इधर जा रही हैं, तो इधर वाले साइड डिस्टेंस इधर ही है, तो सब नेगेटिव ही आएंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो CP क्या हो जाएगा? माइनस 2f। अब बताओ मुझे व्हाट इज A डैश P? माइनस V। कुछ बचा क्या? व्हाट इज FP? ये सारी वैल्यूज चारों इसमें पुट कर दो, करो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ कैंसिल हो जाएंगे। आ गया? इस पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर, नहीं इसको F मल्टीप्लाई रखो और UVF से डिवाइड कर दो, UVF से डिवाइड, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो AP इज माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F अपॉन में CP इज माइनस 2F माइनस A डैश P इज प्लस इक्वल टू माइनस F अपॉन में A डैश P इज माइनस F। ये होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी इसमें UV माइनस के 2FV माइनस के UF प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस के FV। देखो इससे तो ये गया,
है ना। ये -2FV है और ये FV, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FV। इधर क्या बचा, UV माइनस UF, यही बचा है। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो UVF से, डिवाइड बाई UVF, क्या हो जाएगा 1/F माइनस 1/V इज इक्वल टू 1/U। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, है ना। ये UV, VV, VU, SCP, AP, A', अब ये सब बोरिंग से लगेगा लेकिन करना है। दिस इज, हाँ, UVF से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसमें व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज से कितने टाइम्स बड़ी या छोटी है, दैट इज मैग्निफिकेशन। हाँ, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको सोल्व करके ले आना घर से। मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन होता है आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज क्या है, A डैश B डैश माइनस में अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके जो भी यूज कर सकते हो उसको सोल्व कर लेना। मैग्निफिकेशन आएगा आपका, मैग्निफिकेशन आता है आपका -V/U, ये फॉर्मूला है मिरर का। तो मिरर में मैग्निफिकेशन होता है ये -V/U। देखो ना, ये है ना A' B' अपॉन AB इज इक्वल टू A'(C) अपॉन AC, और A'(C) को आप लिखेंगे C, वो थोड़ा सा बड़ा है लेंदी, ऐसा उसको P से बिल्कुल सेम टाइप का ही है, ठीक है। ये यहाँ तक फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आता है मेजरली। ये कभी कभी ये नहीं आता, वैसे मुश्किल रेयरली ये नहीं आएगा मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला तक, ठीक। तो ये है डेरिवेशन। तो दो फॉर्मूले पढ़े हैं इंपॉर्टेंट आज हमने, मिरर फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, मैग्निफिकेशन। अब इसमें एक खास इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं, उसको सुन लो अभी 2 मिनट और रुक जाओ। देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको लिख लेना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, स्टार बना के लिख लेना। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, याद रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इट मीन्स इमेज रियल होगी। इमेज कैसी होगी, रियल। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल। याद रखना इस चीज को, पहली चीज। दूसरी चीज, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज मैग्निफाइड, चाहे रियल हो या वर्चुअल। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। ये 4 चीजें याद रखना, बहुत काम आएंगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है। इससे आगे का हम अगली क्लास में होमवर्क जरूर याद करना भाई, ये करके लेके आना।